दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन में आपका अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं आपके अपने प्यारे चैनल के माध्यम से। तो इसके पहले प्रैक्टिस सेट का कई वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी लेटेस्ट में इसी तरह का टाइमर सेट करके वीडियो आपको मिल रहा है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 पढ़ेंगे जो काव्य शास्त्र पर आधारित है। और ये काव्य शास्त्र के मैं एक काव्य शास्त्र को उठा रहा हूं तो उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, यानी आयोग इस मान ली कि जिस भी काव्य शास्त्री के माध्यम से जितना भी प्रश्न बन सकता है, इस मान ली कि अगर हम उठाते हैं रुद्रट को या आनंदवर्धन को या फिर अभिनव गुप्त को, तो आयोग कहां तक उनसे प्रश्न पूछ सकता है उनके रचना से, उनकी श्लोकों से। तो इस तरह से मैं पूरा एक कलेक्शन आपको दे रहा हूं। इसके बाद पूरा आपको बकायदे मिक्स करके मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने आज क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना किसने किया? वामन ने, दंडी ने, उद्भट ने या फिर भरत मुनि ने? जैसा कि मैं आपको बताया, आपको टाइमर सेट है, 10 सेकंड का टाइम आपको मिल रहा है। 10 सेकंड में आप अपना आंसर लिखेंगे और फिर बाद में सही आंसर मैं बताऊंगा। चलिए आपका टाइम शुरू है और इस 10 सेकंड में आप अपना आंसर लिख लीजिए अथवा दिमाग में रखिए, फिर आंसर मिला करके देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब आपका सही आंसर होगा सी, उद्भट, यानी उद्भट अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना किया है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, श्लेष अलंकार को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ किसने माना है? अप्पय दीक्षित ने, विद्याधर ने, पंडित जगन्नाथ ने या फिर उद्भट ने? चलिए आपका टाइम चालू। श्लेष अलंकार को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ किसने माना है? ठीक है, आप सही आंसर लिखिए। सही आंसर क्या होगा? डी, उद्भट। उद्भट श्लेष अलंकार को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, रुद्रट कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के, कर्नाटक के, उड़ीसा के या फिर बंगाल के? ठीक है ना, आपका टाइम चालू है। टाइम देखते चलिए, अपना आंसर लिखते चलिए और फिर लास्ट में मिलाइए और हमें बताइए कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है ना। चलिए तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, कश्मीर के निवासी थे। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न, रुद्रट का समय कब स्वीकार किया जाता है? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध या फिर 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध? दोस्तों पूर्वार्ध गलत है, मात्रागत अशुद्धि है, क्योंकि जो फॉन्ट है, फॉन्ट का दोष है, उसमें वो आ नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं पूर्वार्ध कैसे लिखा जाता है, आधा दौर था करके। तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आपका टाइम चालू है। अब देखिए, रुद्रट का समय कब स्वीकार किया जाता है? ए, बी, सी अथवा डी में कौन सही है? चलिए आपका टाइम ओवर हुआ। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं। चलिए तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ठीक है ना। रुद्रट का समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार किसकी रचना है? मम्मट की, धनंजय की, अभिनव गुप्त की अथवा रुद्रट की, ठीक है ना। आपका टाइम चालू है। अब 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर लिख करके रखिए और आप मिलाइएगा कि काव्यालंकार किसकी रचना है, ठीक है ना। चलिए अब आपका क्या सही आंसर होगा? डी, रुद्रट। एक काव्यालंकार और लिखा गया है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि दूसरा काव्यालंकार किस आचार्य ने लिखा है। एक तो रुद्रट ने लिखा है, दूसरा किसने लिखा है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, रुद्रट के काव्यालंकार में कुल कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय, 15 अध्याय, 14 अध्याय या फिर 17 अध्याय? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका टाइम चालू है, आप हमें बताएंगे रुद्रट के काव्यालंकार में कुल कितने अध्याय हैं, ठीक है ना। तो अब आपका समय पूर्ण हुआ, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, 16 अध्याय। कुल कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रुद्रट के काव्यालंकार में कुल कितने श्लोक हैं? 734, 724, 729 या फिर 728? ठीक है ना। आपका टाइम शुरू है। टाइम देख करके आप अपना आंसर लिख लीजिए और मिलान करके रखिए, ठीक है। चलिए अब मैं आंसर आपको बताता हूं। सही आंसर आपका हो जाएगा ए, 734, ठीक है ना।
तो रुद्रट के काव्य अलंकार में 734 श्लोक हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, आप अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार अवश्य जाएं। उस प्लेलिस्ट में कई फोल्डर मिला करके आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। इस साल का जो नया 2022 का एक नया फोल्डर है, 2021 का फोल्डर है, टीजीटी पीजीटी का मतलब फोल्डर है, फिर उसके बाद से एलटी ग्रेड का एक फोल्डर है, फिर जूनियर एडिट का फोल्डर है। इस सारे फोल्डर मिला करके आपको करीब 350 से ज्यादा वीडियो वहां मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत काम के हैं। काफी अच्छे अच्छे वीडियो हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, ठीक है ना। और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चले जाएं, वहां कई वीडियोस के या फिर कई प्लेलिस्ट के डायरेक्ट लिंक वहां दिए गए हैं, वहां से आप सीधी वीडियो को देख सकते हैं। कई किताबों के लिंक भी हैं। आप कई बार पूछते हैं कि सर बेहतर किताब बताइए, तो किताबों के लिंक भी हैं, आप वहां से देख करके चाहे तो वहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, कौन आचार्य कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे? अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, कुंतक या फिर धनंजय? ठीक है ना। आपको 10 सेकंड का समय मिला हुआ है, आप 10 सेकंड के अंदर बताएं कि कौन आचार्य कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, आनंद वर्धन। आनंद वर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा आचार्य 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का माना जाता है? जहां जहां उत्तरार्ध है थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हैं, मतलब मात्रागत अशुद्धियां हैं, जैसा मैं बताया इसमें फांट का दिक्कत है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, सही होगा। तो आपका टाइम चालू है। 10 सेकंड का टाइम आपको मिला हुआ है, आपको बताना है कि कौन आचार्य 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के माने जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी, आनंद वर्धन। आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महिम भट्ट को, धनंजय को, मम्मट को अथवा आनंद वर्धन को? आपका टाइम चालू है, 10 सेकंड का समय आपको मिला हुआ है, आप बताएंगे ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, ठीक है ना। काफी आसान सा प्रश्न है और मुझे लग रहा है कि इसका आंसर सभी लोगों का सही होना चाहिए। डी, आनंद वर्धन। आनंद वर्धन जो है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन की है, वामन की है, अभिनव गुप्त की है अथवा भोजराज की है? आपका टाइम चालू है, ठीक है ना। आप सही विकल्प का चयन करें। ध्वन्यालोक किसकी रचना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं, ए, आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ध्वन्यालोक की रचना है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ध्वन्यालोक में कुल कितने उद्योग हैं? तो ध्वन्यालोक में 4 हैं कि 5 उद्योग हैं कि 7 उद्योग हैं कि 9 उद्योग हैं? इसमें से कौन विकल्प सही है? आपका समय चालू है, आप समय देख करके अपना सही आंसर लिख लीजिए। ध्वन्यालोक में कुल कितने उद्योग? उद्योग का मतलब होता है अध्याय, चैप्टर, ठीक है ना। चलिए तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, 4 उद्योग हैं। कुल कितने उद्योग हैं? 4 उद्योग हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध किस आचार्य का समय माना जाता है? पंडित जगन्नाथ का, हेमचंद का, विद्यानाथ का या फिर अभिनव गुप्त का? ठीक है ना। आप बताएं, आपका समय चालू है, 10 सेकंड का समय आपके पास मिला हुआ है, आप बताएं। तो आपका सही आंसर अब हो जाएगा क्या? डी, अभिनव गुप्त, ठीक है ना। अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आचार्य माने जाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएंगे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बहुत मेहनत किया जाता है इसको बनाने में, और काफी अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन निकालने के लिए कई किताबों का अध्ययन किया जाता है, तब जाकर के ये सब मिलता है। तो आप लाइक और शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये जो ज्ञान है हर किसी तक पहुंचे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अभिनव गुप्त कहाँ के निवासी थे? उड़ीसा के, कर्नाटक के, कश्मीर के अथवा महाराष्ट्र के? आपको 10 सेकंड का समय मिला हुआ है, आप इसको देखिए और अपना सही आंसर लिखिए, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, कश्मीर के। अभिनव गुप्त कहाँ के निवासी थे? तो कश्मीर के निवासी थे। प्रश्न नंबर 15, किस आचार्य की माता का नाम विमलका था?
महिम भट्ट के क्षेमेंद्र की माता का नाम, या फिर धनंजय की माता का नाम, या फिर अभिनव गुप्त की माता का नाम? किस आचार्य के माता का नाम विमलका था? आपका टाइम चालू है। 10 सेकंड में आपको अपना जवाब लिख कर रखना है या फिर सोच के रखना है। ठीक है, तो चलिए आपका समय पूर्ण हुआ। अब मैं आंसर आपको बता रहा हूं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, अभिनव गुप्त। ठीक है ना। अगला प्रश्न, तंत्रालोक किसकी दार्शनिक कृति? बहुत शानदार प्रश्न है। तंत्रालोक किसकी दार्शनिक कृति है? विद्यानाथ की, हेमचंद की, जयदेव की, या फिर अभिनव गुप्त की? ठीक है ना। आप बताएं कि तंत्रालोक किसकी दार्शनिक कृति है। और प्रश्नों का संकलन बहुत शानदार है मित्रों। यह आपका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम लोग फिर प्रश्नों को आगे जारी रखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, अभिनव गुप्त। ठीक है ना। तो इस तरह से आज हम लोग इतना ही। इसके बाद आपको आप देख रहे होंगे कि एक आचार्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एक साथ में यहाँ आपको कलेक्ट करके दे रहा हूँ। आप इसका नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और उस आचार्य को जब पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो एक ही साथ आपका सारा प्रश्न बन जाएगा, इसलिए आपको सुविधाजनक रहेगी। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार फिर मैं जैसा बताया हूँ, आपको पूरा मिक्स करके मैं फिर प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी स्वमूल्यांकन बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा, कलेक्शन काफी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।